Hello guys, good evening my dear student. Jai Hind once again. Once again I welcome you in the biology classes with Chandrikant sir. Student, as you already know that we are dealing with chapter human reproduction. आप सब लोग को पता है हम लोग human reproduction chapter पढ़ रहे हैं और लगभग बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं एंड टुडे I am here in front of you to complete the chapter. In this video lecture we will complete the chapter. So we have only one topic left with us and that is the parturition and lactation. Clear student, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि किस तरह से पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ. व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, ठीक है ना, दैट कम्स अंडर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. क्लियर स्टूडेंट, जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा होता है एक मदर्स की बॉडी में, यूट्रस के अंदर, सारा इवेंट तो यूट्रस में है ना, और सब कुछ जो भी वॉट एवर द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द fetus, you can say it is because of the neuroendocrine secretions, है ना. ये सब neuroendocrine secretion से होते हैं. न्यूरोएंडोक्राइन चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है. उसकी वजह से बेबी के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि अब बच्चा बाहर आना चाहता है ना. पूरा जब डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अब चाइल्ड को बाहर आना है, बेबी को बाहर आना है. क्यों बाहर आने की ज़रूरत क्या है, बच्चा क्यों नहीं अंदर ही रह जाता है ना. बहुत सारे सवाल आते हैं ना, बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आते होंगे, बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि बेबी यूट्रस में ही क्यों नहीं रह जाता, क्यों वो बाहर आता है ना. तो स्टूडेंट, ये नेचर का एक रूल है, इसके पीछे कुछ चेंजेस होते हैं. आई विल टेल यू व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस. तो पहले तो ये आप जानो कि गेस्टेशन पीरियड होता क्या है. गेस्टेशन पीरियड भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द यू कैन से फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ ऑफ द बेबी. फर्टिलाइजेशन से लेके बच्चे के जन्म तक का जो समय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. एंड दैट गेस्टेशन पीरियड यानी आप नोट कर सकते हो, गेस्टेशन पीरियड ये कितना होता है मंथ में. अगर आप बोलोगे तो दैट इज 9 मंथ्स. क्लियर. डेज में if you want to say तो आप बोल सकते हो 270 days to 288 days. क्लियर. ये गेस्टेशन, नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड का टाइम होता है. क्लियर. इफ यू वांट टू से इन वीक में अगर बताना चाहते हो तो दैट कम्स अराउंड 42 वीक्स प्लस माइनस 1 और 2 वीक्स, प्लस माइनस 1 और 2 वीक्स हो सकता है. क्लियर स्टूडेंट. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है. तो गेस्टेशन पीरियड मंथ में दैट इज 9 मंथ. डेज में बोलोगे तो 270 से 288 डेज का आ जाता है, ठीक है. और वीक में बोलोगे तो 42 वीक्स प्लस माइनस 1 और 2 वीक हो जाता है ना स्टूडेंट. तो कभी कभी आप देखते हो डिलीवरी 9 मंथ शुरू होता है तब हो जाती है, कभी 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, 10वां शुरू होता है तब होता है. फिर कभी कभी तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं 7 मंथ में ही बच्चा पैदा हो जाता है. तो वहाँ 7th मंथ में जो होता है दैट इज द यू कैन से प्री मेच्योर डिलीवरी, हम उसको बोल सकते हैं. तो ऐसा बेबी, सच काइंड ऑफ बेबी जो प्री मेच्योर बेबी है, दे आर केप्ट इन द आईसीयू, है ना. आईसीयू में उसको रखा जाता है. ऐसा रेयर होता है बट होता है नेचर में. क्लियर स्टूडेंट. तो हम लोग बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक जो आज का है हम लोग को उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर वर्क करना है. तो पार्चुरेशन की बात हम कर रहे थे. तो पार्चुरेशन क्या होता है, इट इज द बर्थ ऑफ द बेबी. पार्चुरेशन मींस व्हाट, द बर्थ ऑफ द बेबी. एक दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम मदर्स वूम टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है. वो बच्चा मदर के वूम से यानी कोख से बाहर आता है, बाहरी दुनिया में आता है. उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन. जितने आसानी से मैंने कह दिया स्टूडेंट, वो उतनी आसानी से होता नहीं है ना, कि मैंने बोल दिया बच्चा बाहर आ गया. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, है ना. ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है और आप कह सकते हो न्यूरोमस्कुलर इवेंट टेक्स प्लेस, है ना. न्यूरोमस्कुलर आप याद रखिएगा, न्यूरोमस्कुलर इवेंट्स टेक्स प्लेस, है ना. मैंने मस्कुलर वर्ड यूज किया यहाँ पे,
ठीक है, न्यूरोमस्कुलर इवेंट्स टेक्स प्लेस, न्यूरोमस्कुलर events takes place at the time of parturition. Clear? अब होता क्या है स्टूडेंट, आप देखोगे कि बच्चे का वेट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। एक टाइम आता है कि बच्चा काफी वेट का हो जाता है, वो छोटा नहीं पूरा फुल्ली मैच्योर बेबी है, तो उसका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो बढ़ते हुए वेट के साथ क्या होता है, अब बेबी के अंदर अब जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल, आई एम यूजिंग द वर्ड कॉर्टिसोल, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीजेस, कहां पे, इन बेबी। क्लियर? याद रखिएगा, बच्चे के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। अब इस कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने से क्या होता है स्टूडेंट, अब इसका सीधा इफेक्ट जो प्लेसेंटा के ऊपर पड़ता है। Clear? This affect the placenta. Clear? And placenta start secreting more and more estrogen. ठीक, यानी placenta secretes more estrogen. Clear? अब यहाँ पे अभी आप देखो स्टूडेंट, एस्ट्रोजन का रोल काफी होता है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन का रोल काफी होगा, हम लोग देखेंगे। और अब बढ़े हुए वेट की वजह से एक तो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन बच्चे में बढ़ गया, दूसरा होता क्या है, एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। जो आप देखोगे, हम लोग जब बात करते हैं बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपको पता है स्टूडेंट कहाँ पे होता है, दैट इज द, इट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। यहाँ पे हो रहा है बच्चे का डेवलपमेंट। ये यूटेराइन वॉल है, दिस इज द यूटेराइन वॉल। क्लियर? तो बेबी का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? और ये वाली जो वॉल है, अभी तक मैंने आपको इसका रोल नहीं बताया था, मायोमेट्रियम वॉल जो मिडिल वॉल होती है, अब उसका रोल आप देखोगे, दिस इज द मायोमेट्रियम, MYO, मायोमेट्रियम। क्लियर? यहाँ पे आप देखोगे इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो अब तक ये रिलैक्स कंडीशन में है, तो मायोमेट्रियम रिमेन्स इन द रिलैक्स कंडीशन ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, है ना स्टूडेंट। जो कि बच्चे का जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो मस्कुलर वॉल होती है, तो मस्कुलर वॉल रिमेन्स इन द रिलैक्स कंडीशन, एंड इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? आप देखोगे ना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। आप देखते हो उसके बाद फिर प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, तो इसकी वजह से जो होता है वो जो लेवल होता है प्रोजेस्टेरॉन का वो हाई रहता है। और जो मसल होती है ना, जो मायोमेट्री, वो रिलैक्स कंडीशन में रहती है, एंड रिलैक्स कंडीशन में रहना भी बहुत जरूरी होता है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। ठीक है? कभी कभी क्या होता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल स्टूडेंट डाउन हो जाता है और एस्ट्रोजन हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मायोमेट्रियम में यानी यूट्रस की वॉल में, मस्कुलर वॉल में, आई एम टेकिंग द नेम मायोमेट्रियम क्योंकि उसी का रोल है, उसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो क्या होता है, वो बच्चे को बाहर पुश कर देता है, तो दैट इज द एबॉर्शन, है ना। बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, एक तरह से एबॉर्शन हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, तो जब तक पूरा गेस्टेशन पीरियड पूरा नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होना जरूरी है ना, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसको मदर की बॉडी में रहना बहुत जरूरी होता है। इट बिकम नेसेसरी फॉर द फीटस टू रिमेन्स इन द यूट्रस ऑफ द मदर फॉर द प्रॉपर केयर एंड द प्रॉपर डेवलपमेंट। लेकिन जब गेस्टेशन पीरियड जब पूरा हो गया, तो अब उसका बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि अब अंदर से जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है ना। तो अब बच्चे का वेट भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मदर उसको संभाल नहीं पाती है। अब धीरे से बच्चे में क्या होता है, नेचर क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का कंसंट्रेशन बच्चे में बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से जो है वो प्लेसेंटा स्टिमुलेट हो जाता है, और प्लेसेंटा स्टिमुलेट करके एस्ट्रोजन सिक्रेट करने लगता है। क्लियर स्टूडेंट? क्या सिक्रेट करेगा? एस्ट्रोजन।
और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा दैट इज एंटागोनिस्टिक टू द प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या है ये एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन, अब इसको देखोगे ये आप ऐसे बोल सकते हो एंटागोनिस्टिक टू प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ये एकदम अपोजिट होता है, एस्ट्रोजन इज अपोजिट टू द प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो अब धीरे धीरे आप देखो होगा क्या, अब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अब इसके इफेक्ट को खत्म कर रहा है एस्ट्रोजन, इसके इफेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, ठीक है। अब यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने लगता है, यूट्राइन वॉल में मायोमेट्रियम में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने लगता है, एंड दैट इज द सिग्नल, एंड दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं FOETL, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एनसीईआरटी में दिस इज मेंशन्ड क्लियरली, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये डेवलप हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, अब एक सिग्नल जाता है पिट्यूटरी में, सिग्नल गोज टू पिट्यूटरी, है ना। अब होता क्या है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से द सिग्नल पासेस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सिग्नल पासेस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्लियर, पिट्यूटरी, एंड नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट सिक्रेटिंग व्हाट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन, क्लियर स्टूडेंट। तो ये बहुत जरूरी होता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। हम यहाँ पे आप वो चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, बस बिकॉज दिस इज लिंक्ड, तो मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन रहता है, हाइपोथैलेमस बनाता है ना, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन स्टोर रहता है, और जब उसको सिग्नल मिलता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जब होता है तो ऑक्सीटोसिन अब रिलीज होकर ब्लड में आता है, और ब्लड के थ्रू अब वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, उसको यहाँ पे आना है। अब ये मायोमेट्रियम को स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स मायोमेट्रियम, क्लियर। अब जो मिडिल वॉल होती है यूट्रस की, मस्कुलर वॉल, अब उसको स्टिमुलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है ना, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बच्चे को बाहर आने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, क्लियर। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बच्चा बाहर नहीं आएगा, तो कोई केस बिगड़ भी सकता है ना। तो अब केस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी होता है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा, और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा। तो मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इस वॉल को और मस्कुलर वॉल को और स्टिमुलेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। यानी प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट अब खत्म हो चुका है ना। अब जो रिलैक्स कंडीशन में थी मायोमेट्रियम, अब वो क्या होती है स्टूडेंट, अब वो देखोगे, अब वो रिलैक्स जो होती है वो खत्म हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती है, और ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे जो बेबी होता है अब वो इस रास्ते से धीरे से बाहर आ जाता है, थ्रू द बर्थ कैनाल, दिस इज कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल। इस रास्ते से बच्चा बाहर पुश कर दिया जाता है ना। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है, क्लियर। यूट्राइन वॉल का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन बोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप देखोगे क्या, पार्चुरेशन होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो ये पूरी तरह से न्यूरोमस्कुलर चेंज की वजह से हो रहा है, क्लियर। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन pushes the fetus out of the uterus through the birth canal, है ना। this is the parturition। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि what happens to the placenta, यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है स्टूडेंट, अब देखोगे आफ्टर बर्थ, बच्चे के बर्थ के बाद, आफ्टर डिलीवरी थोड़ी देर के बाद, प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट थ्रू द सेम पैसेज। प्लेसेंटा जो होता है, फ्री फॉर्म प्लेसेंटा, वो भी अब धीरे से क्या होता है, अब बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, क्लियर। तो इस तरह से दैट इज द पार्चुरेशन टेक्स प्लेस, क्लियर।
तो here you have to highlight the role of estrogen and the oxytocin hormone. Clear students? So this was the part related to the parturition. Now come to the lactation. लैक्टेशन क्या होता है स्टूडेंट? आप देखोगे कि लैक्टेशन बहुत ज़रूरी होता है. मिल्क इंजेक्शन इज़ वेरी मच कंपलसरी, क्योंकि बच्चा जब बाहरी दुनिया में आएगा तो उसको भूख लगती है ना, उसको भूख लगती है, उसको भी भोजन चाहिए. तो मदर्स मिल्क इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट फूड फॉर द बेबी. इट इज़ एडवाइज्ड बाय ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट, ऑल द डॉक्टर, है ना, टू प्रोवाइड मदर्स मिल्क टू द बेबी, है ना, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, है ना, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ. तो वहाँ भी आप देखोगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फिनोमेना होता है लैक्टेशन के लिए. मैं आपको बता दूं क्या होता है वहाँ पे. दैट इज अगेन ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस, है ना. अब एक्चुअली बच्चे का और मदर का स्टूडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है ना. छोटा बच्चा और मदर, है ना, बोथ आर वेरी मच क्लोजली रिलेटेड. इवन बच्चा जब रो देता है छोटा बच्चा, तो माँ की जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है. यानी नेचर ने कितनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है. तो मदर की जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट होती है, मिल्क इंजेक्शन शुरू कर देती है ना. और ये इट इज़ एडवाइज, बच्चा जो है मदर के निप्पल को सक करके ही मिल्क पिए, यही एडवाइस दिया जाता है. कुछ लोग बाहर निकाल के मिल्क पिलाते हैं. दैट इज़ नॉट गुड. दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि बच्चा जब सक करता है ना स्टूडेंट, तो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं मदर में, है ना. कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को और मिल्क इंजेक्शन दोनों को बढ़ा देते हैं. क्लियर? तो इट इज़ एडवाइज टू फीड, है ना, फीड डायरेक्टली. ठीक है. अब देखो क्या होता क्या है. अब देखो जब बेबी रोता है ना, व्हेन बेबी क्राइज या सक्स या ड्यूरिंग द सकिंग, व्हाट हैपन, जब सकिंग होती है, क्राई करता है, तो एक सेंसरी इंडक्शन होता है. सेंसरी इंडक्शन, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, व्हाट हैपन, इट लीड्स टू द, इट सेंड्स द सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस. ठीक है, सेंड्स सिग्नल किसको? हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस दिस इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, आप जानते हो, है ना. अब उसके बाद क्या करेगा हाइपोथैलेमस? इट रिलीजेस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या करेगा? PRH मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा. ठीक है. एंड दैट प्रोलैक्टिन इट विल अफेक्ट द एंटीरियर पिट्यूटरी. किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को. एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक. और नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट्स व्हाट? इट सिक्रीट्स प्रोलैक्टिन हार्मोन. ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है. इट इज आल्सो सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा. क्लियर? अब ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स मैमरी ग्लैंड्स. ये मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा एंड इंक्रीजेस द मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क का प्रोडक्शन. ये याद रखिएगा स्टूडेंट, मिल्क प्रोडक्शन को ये क्या करेगा? एनहांस करता है. प्रोलैक्टिन का काम होता है इट एनहांसेस द मिल्क प्रोडक्शन. क्लियर? और दूसरा रोल ऑक्सीटोसिन, आप देखते हो साथ साथ में क्या होता है? प्रोलैक्टिन आल्सो स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये इट रिलीजेस द मिल्क. इट हेल्प्स इन द मिल्क इजेक्शन. क्लियर? तो ऑक्सीटोसिन का डुअल रोल है. देयर इज अ डुअल रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन. क्लियर? एक तो पार्चुरेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प इन डिलीवरी ऑफ द बेबी. और सेकंड क्या है स्टूडेंट? सेकंड क्या है? इट हेल्प इन मिल्क इंजेक्शन. सो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी. क्लियर? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदर को मिल्क का प्रोडक्शन हो.
क्लियर, मिल्क इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो एज वेल एज द मिल्क इंजेक्शन। क्लियर, तो पूरी कहानी, पूरी स्टोरी आपने देखा है स्टूडेंट यहाँ पे। तो हार्मोन का रोल बहुत ज़्यादा है। देयर इज अ रोल ऑफ हार्मोन, एस्ट्रोजन का है, ऑक्सीटोसिन का है, प्रोलैक्टिन का रोल है। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन प्ले अ डिफरेंट डिफरेंट रोल। क्लियर, और मदर का मिल्क, व्हाई द मदर्स मिल्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो इट इज एडवाइज टू प्रोवाइड मदर्स मिल्क ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, क्योंकि मदर का मिल्क क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, COLESTROL, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस्ड during the initial days of lactation यानी फर्स्ट 6 मंथ आप मान के चलो, फर्स्ट 6 मंथ्स। क्लियर, फर्स्ट 6 मंथ जो मदर का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द कोलेस्ट्रम। वो येलोइश होता है, दिस इज येलोइश इन कलर। ठीक है, येलोइश इन कलर। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा होता है एंड इट कंटेन्स मेनी एंटीबॉडीज, क्लियर, especially IgA type. Which one? IgA. This is important from competition point of view. The colostrum contain the important immunoglobulin, that is the IgA, antibody IgA उसमें होता है। क्लियर, जैसे प्लेसेंटा IgG रिलीज करता है, प्लेसेंटा से एक एंटीबॉडी रिलीज होता है जो बच्चे में जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, वो होता है IgG, दैट इज द IgG। दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बेबी, बेबी को प्रोटेक्शन देता है। क्लियर, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आल्सो कंटेन एंटीबॉडी दैट इज IgA। क्लियर, तो दिस IgA इट एनहांसेस द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा बाहरी दुनिया में आता है तो उसकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, बाहरी दुश्मनों से उसको कुछ ही इज अनअवेयर ऑफ द, यू कैन से द एनिमीज, है ना, बैक्टीरिया हैं तमाम तरह के, उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं, तो बच्चे को बचाना भी रहता है। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ में इट इज़ एडवाइज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, कहा जाता है कि माँ बच्चे को सीने से लगा के अपना दूध पिलाए। तो होता क्या है, सीने से लगाने से सेंसेशन डेवलप होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जब बच्चा रोता है तो ये सारे चेंजेस होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ जाता है। क्लियर, सो विद दिस चैप्टर इज स्टूडेंट ओवर नाउ। इस स्टेटमेंट के साथ ये पूरा ओवर होता है चैप्टर। क्लियर, सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट to impart you can say the correct content which are given in the NCERT, है ना। मैंने कोशिश किया कि NCERT को कवर किया जाए, है ना। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने बताई है, उसको भी आपको पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं NCERT से रिलेटेड ही है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो यू कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल दिस कंटेंट। वीडियो को आप जरूर देखते रहिएगा, बट one thing I would like to advise, stick to the NCERT for your board examination as well as for the NEET examination. Thank you very much. Next time I will come with the another topic related to the another chapter. Thank you very much and have a nice day.